हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम समाज को पढ़ेंगे और आज का हमारा यह क्लास जो है समाज का, यह यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल और साथ ही साथ यूपीपी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, यानी कि उपयोगी है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास रफ़ या नोटबुक है तो आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समास का परिभाषा क्या होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक ऐसा शब्द बनता है जिसका कोई मतलब निकलता है, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द होता है, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले मैं परिभाषा को लिख देता हूँ। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई अर्थपूर्ण वाक्य बनता है तो उसे समास कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप नोट डाउन कर लीजिए। परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है या वाक्य बनता है तो उसे समास कहते हैं। इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। अब चलिए हम समास के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया समास की परिभाषा को। अब समास के प्रकार को देख लेते हैं। तो दोस्तों, समास हमारा जो होता है यह कुल 6 प्रकार का होता है। अब वह 6 प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार से दूसरा है तत्पुरुष समास। से पहले मिटा लेता हूँ, मार्कर का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि बार बार मिटाना ना पड़े। तो अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को हमने देख लिया है, और तीसरा हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा है कर्मधारय समास। पांचवा है
द्विगु समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमने समास के परिभाषा को और उसके प्रकार को देख लिया है। आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा था अव्ययी भाव समास। पहला हमारा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास दोस्तों, हमारा अव्ययी भाव समास जो होता है, इसका पहला पद जो होता है अव्यय होता है। अब वो अव्यय क्या होता है उसे मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय वाला जब पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर में पूरे विस्तार से बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। दोस्तों, अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है, पहला पद जिसे पूर्व पद कहा जाता है, यह प्रधान होता है। यानी कि अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान यानी कि मुख्य होता है। अब यहाँ पे हम उदाहरण के जरिए देखते हैं, कुछ शब्दों को ले लेते हैं जिससे अव्ययी भाव समास को पहचानने में आसानी हो। दोस्तों, हमारा पहला शब्द है अनुकूल। पहला शब्द है अनुकूल। दोस्तों, एक चीज को आप नोट कर लीजिएगा, अव्ययी भाव समास जो होता है इसको परीक्षा में पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस समास के समस्त पद में शुरुआत में लगे होते हैं, तो उसके जरिए हम अव्ययी भाव समास को पहचानते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं वह शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो समस्त पद दिया हुआ है, इस पूरे को हम समस्त पद कहते हैं। इस समस्त पद में हमारा पहला शब्द जो है वह है अनु और दूसरा है कूल। तो जब भी आपको समस्त पद के शुरुआत में अनु मिले तो वहां पर आपका हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। अब इसी प्रकार से दूसरे शब्द को देख लेते हैं। दूसरा हमारा शब्द है आजन्म। आजन्म। अब जब भी किसी शब्द के स्टार्टिंग में आपको आ मिले तो वहां पर भी हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। इसी प्रकार से तीसरा हमारा शब्द है प्रतिदिन। अब इस शब्द के भी शुरुआत में प्रति लगा है, तो जब भी किसी शब्द के स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में प्रति लगा हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। इसी प्रकार से हमारा एक और शब्द है भरपेट। अब भरपेट में भी शुरुआत में भर लगा है, तो इस प्रकार से किसी शब्द का अगर शुरुआत में भर हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। अब एक शब्द और हमारा बचता है, वह है यथासंभव। यथासंभव यह शब्द जो है इसके भी शुरुआत में यथा लिखा हुआ है। तो जब भी किसी भी शब्द के शुरुआत में यथा लिखा हो तो वहां पर भी हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। अब यह जितना भी शब्द मैं आपको बताया हूँ अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए, उसको मैं पूरे विस्तार से लिख देता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा
ताकि अव्ययीभाव समास को पहचानने में आसानी हो और आप एग्जाम में सेकंडों में पहचान सकें यह अव्ययीभाव समास है। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ अव्ययीभाव समास पहचानने के लिए कुछ शब्द। जी हाँ दोस्तों, अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं, उसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वह हमारा पहला शब्द है, पहला हमारा शब्द है अनु। जब भी किसी शब्द के शुरुआत में अनु लिखा हुआ हो तो वहाँ पर हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। और दूसरा है आ, जैसे कि आजन्म। किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर आ लिखा हुआ हो तो वहाँ पर भी हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। अब इसी प्रकार से तीसरा हमारा है प्रति। प्रति से हमारा एक शब्द है प्रतिदिन। इस प्रकार से जब भी किसी शब्द के शुरुआत में प्रति लगा हो तो वहाँ पर भी हमारा हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। और चौथा है हर। यदि किसी भी शब्द के शुरुआत में हर लिखा हो तो वहाँ पर भी हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। जैसे हर से हमारा एक शब्द है हर संभव। अब इसी प्रकार से हमारा पांचवा शब्द है भर। अब भर से हमारा एक शब्द बनता है भरपेट। जब भी किसी शब्द के स्टार्टिंग में भर लिखा हुआ हो तो वहाँ पर भी हमेशा अव्ययीभाव समास होगा, जैसे कि भरपेट। और छठा हमारा है यथा। यथा, यथा से एक शब्द बनता है यथा संभव। तो इस प्रकार से यदि शब्द के इस शुरुआत में आपको यथा मिले तो वहाँ पर भी हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। और एक हमारा लास्ट शब्द है सातवां तावत। तो दोस्तों यह कुल हमारा 7 शब्द होता है, जिसे आप नोट कर लीजिएगा और इन शब्दों को दिमाग में हमेशा एक जगह फिक्स कर लीजिएगा। अगर यह शब्द आपको याद रहता है तो यकीन मानिए इन शब्दों से बनकर कोई भी शब्द परीक्षा में आता है, पूछता है कि इसमें कौन सा समास है, तो उसे आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों दूसरा समास, जो है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यह हमारा दूसरा समास है। पहला हमारा समास था अव्ययीभाव समास, जिसको हम पूरे विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। और यह तत्पुरुष समास जो होता है हमेशा इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा वाला यान थी। जैसे परीक्षा में हमेशा यह पूछ देता है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन भी दे देता है उत्तर पद, पूर्व पद, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। और यह तत्पुरुष समास जो है इसके कुल 6 भेद होते हैं। पहले हमने पढ़ा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अब दूसरा जब हमने पढ़ा कि दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है
तो इस तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। आप नोट करते रहिएगा। अब इस पूरे 6 भेद को हम एक एक करके पूरे विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, तत्पुरुष समास का हमारा पहला जो है यह है कर्म तत्पुरुष समास। इसको हम ABCD करके लिखेंगे। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बता दूं जो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि यहाँ से हमें इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं, इन 6 भेदों को हम कारक चिन्ह के अनुसार पहचानेंगे, जिसे विभक्ति भी कहते हैं। अब देख लेते हैं वो विभक्ति क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक शब्द है स्वर्ग प्राप्त। यह हमारा एक शब्द है स्वर्ग प्राप्त। अब इस स्वर्ग प्राप्त को जब अलग अलग करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त करने वाले को कहते हैं एक शब्द में स्वर्ग प्राप्त। अब हमेशा दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को और नोट कर लीजिएगा कि जब हम समस्त पद यानी कि पूरे पद का विग्रह करते हैं, यानी कि अलग अलग करके लिखते हैं, और वहाँ पर हमेशा बीच में आपको को मिले, तो वहाँ पर हमेशा हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा। और यह बीच में जो हमें मिलता है, बीच में जो चिन्ह मिलता है, जैसे को हो गया, ने हो गया, के लिए हो गया, से द्वारा हो गया, तो इसे हम कहते हैं विभक्ति। अर्थात समस्त पद का विग्रह करते हैं और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जो चिन्ह हमें मिलता है उसे विभक्ति कहते हैं। और इस विभक्ति की शुरुआत हमें कर्म तत्पुरुष समास से होती है। विभक्ति के द्वारा हम बड़े ही आसानी से कर्म तत्पुरुष समास के पूरे 6 भेद को पहचान लेते हैं। तो पहले भेद को हमने पहचान लिया है। पहला हमारा कर्म तत्पुरुष समास, जिसका विभक्ति होता है को, अर्थात समस्त पद का जब विग्रह करते हैं और वहाँ पर बीच में हमें को मिलता है, तो वहाँ पर हमेशा हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब कुछ और शब्दों को देख लेते हैं जो कर्म तत्पुरुष समास के ही हैं। उदाहरण, कर्म तत्पुरुष के उदाहरण देखिए। यहाँ पर हमारा दूसरा शब्द है मोक्ष प्राप्त। अब मोक्ष प्राप्त शब्द जो है इसको समस्त पद कहते हैं। जब इसे अलग अलग करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष को प्राप्त कर लेने वाले को कहते हैं मोक्ष प्राप्त। अब यहाँ पर देखिए समस्त पद का विग्रह जब हमने किया है तो यहाँ पर भी हमें बीच में को मिल रहा है। तो जब भी हम समस्त पद का विग्रह करते हैं और वहाँ पर बीच में हमें को मिलता है, तो वहाँ पर हमेशा हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। यह बड़ा ही आसान तरीका है कर्म तत्पुरुष समास को पहचानने का। तो आगे हम कुछ और शब्दों को देख लेते हैं। आप इन सभी शब्दों को नोट करते जाइएगा क्योंकि यह विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। दूसरा हमारा शब्द है, दूसरा नहीं तीसरा हमारा शब्द है गगन चुंबी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कर्म तत्पुरुष समास जो है, मतलब तत्पुरुष समास जो होता है, इसे हम तभी पहचान सकते हैं जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं। तो यहाँ पर हमारा समस्त पद है
गगनचुंबी। अब हम इसे तभी पहचान पाएंगे जब हम इसका विग्रह करेंगे, यानी कि अलग अलग करके लिखेंगे। तो गगनचुंबी को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे यानी कि विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाले को एक शब्द में गगनचुंबी कहते हैं। अब यहाँ पर भी हमें शुरुआत में और अंत में, बीच में मिल रहा है को। यहाँ पर भी हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास का विभक्ति ही को होता है, यानी कि को के द्वारा ही हम कर्म तत्पुरुष समास को पहचानते हैं। अब कुछ और शब्दों को देख लेते हैं। एक हमारा शब्द है जेब कतरा, जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है जेब कतरा। अब इस शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। अब वो हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, जब सबसे पहले हम इसका विग्रह करेंगे। तो जेब कतरा का विग्रह हो जाएगा जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाले को जेब कतरा कहते हैं। अब यहाँ पर भी शुरू में और अंत के बीच में को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। अब हमारा अगला शब्द है तेलचट्टा। इसे तिलचट्टा भी कहते हैं, तेलचट्टा। अब इस समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे यानी कि अलग अलग करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा तेल को चाटने वाला। तिलचट्टा जो होता है यह तेल को ही चाटता है। तो यहाँ पर भी पहले पद और अंतिम पद के बीच में वो है, तो यहाँ पर भी हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। अब हम चलिए तत्पुरुष समास के अगले भेद को पढ़ते हैं। अगला हमारा है करण तत्पुरुष समास। याद रखिएगा तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और इसे मैं ABCD करके लिख रहा हूँ। तो ए को मैंने कर्म तत्पुरुष समास लिखा और बी को करण तत्पुरुष समास लिख रहा हूँ। करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास जो होता है इसकी विभक्ति होती है से या के द्वारा। अब इसके हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं जिसके जरिए हम आसानी से करण तत्पुरुष समास को पहचान सकें। इसमें हमारा पहला शब्द है रस भरा। रस भरा यह मात्र एक शब्द है। जब इसका विग्रह करेंगे हम और अलग अलग करके लिखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा रस से भरा। रस से जो भरा होता है उसे रस भरा कहते हैं। अब रस भरा का विग्रह जब मैंने किया तो यह आया है रस से भरा, यानी कि शुरुआत में और अंत में हमें बीच में मिल रहा है से। जब भी आपको शब्द के विग्रह के बीच में से मिले तो वहां पर आपका हमेशा करण तत्पुरुष समास होगा। अब हम अगला शब्द देख लेते हैं। अगला हमारा शब्द है तुलसीकृत। तुलसीकृत यह हमारा एकमात्र शब्द है। अब इसमें कौन सा समास है इसे जानने के लिए हम इसका भी विग्रह करेंगे। तो इसका विग्रह हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत। तो जब भी आपको शुरुआत में और अंत के बीचों बीच में द्वारा मिले
तो वहां पर भी हमेशा आपका करण तत्पुरुष समास होगा। तो करण तत्पुरुष समास का विभक्ति जो होता है, यानी कि करण तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करते हैं और बीच में हमको से द्वारा मिलता है, तो वहां पर हमेशा हमारा करण तत्पुरुष समास होता है। आप सभी नोट करते रहिएगा। अब हम अगले तत्पुरुष समास के भेद की तरफ बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद को हमने पढ़ लिया है। इसमें कौन सा है? पहला हमारा था कर्म तत्पुरुष समास और दूसरा हमारा था करण तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास के तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा हमारा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, यह तत्पुरुष समास का हमारा तीसरा भेद है। और संप्रदान तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें समस्त पद के विग्रह के बीच में यदि के लिए मिले, यानी कि विभक्ति के लिए मिले या कारक चिन्ह, तो वहाँ पर हमेशा हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आप नोट करते रहिएगा इसको, जितना भी मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। तो हमारा है पहला शब्द है रसोई घर। रसोई घर, इसमें खाना बनता है। तो यह रसोई घर जो है, समस्त पद जो है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए जो घर होता है उसे एक मात्र शब्द रसोई घर कहते हैं। अब इस जब समस्त पद का विग्रह मैंने किया तो यहाँ पर बीच में हमें क्या मिल रहा है? के लिए। तो हमेशा इसे ध्यान में रखिएगा कि जब किसी भी समस्त पद के विग्रह में आपको बीचों बीच में के लिए मिले तो वहाँ पर हमेशा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब इसी तरह से कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं। एक हमारा शब्द है विधानसभा। विधानसभा। अब इस शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा विधान के लिए सभा। विधान के लिए जो सभा होता है उसे कहते हैं विधान सभा। तो यहाँ पर भी देखिए, यह हमारा समस्त पद जो है, इसका जब मैंने विग्रह किया है तो यहाँ पर भी मुझे बीच में के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हमेशा हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जब भी किसी समस्त पद के विग्रह में बीच में आपको के लिए मिले तो वहाँ पर हमेशा हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब हम तत्पुरुष समास के चौथे भेद की तरफ बढ़ते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास का हमारा चौथा भेद, यानी कि डी।
यह हमारा है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास जो होता है, इसे पहचानने के लिए जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं और बीच में हमें से मिलता है और इससे का संबंध अलग होने से होता है, तो वहाँ पर हमेशा हमारा अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के जरिए देख लेते हैं। एक हमारा शब्द है, यानी कि वाक्य है, जो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। वह है पेड़ से पत्ता गिरा। यह वाक्य है, शब्द नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरा। अब यहाँ देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। बीच में से तो मिल रहा है, लेकिन इससे का संबंध जो है अलग होने से है। जैसे कि यह पत्ता जो गिर रहा है पेड़ से, यह पेड़ से अलग हो रहा है। तो जब भी किसी समस्त पद या वाक्य में आपको बीचों बीच में से मिले, वहाँ पर से का मतलब अलग निकल रहा हो, तो वहाँ पर हमेशा हमारा अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब हम दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। आप इन सभी शब्दों को नोट करते रहिएगा। दूसरा हमारा शब्द है पदच्युत। पदच्युत। अब इस समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा पद से च्युत। पद च्युत का विग्रह क्या हो गया? पद से च्युत। अब यहाँ पे शुरू में और अंतिम के बीचों बीच में आपको से मिला है, और से का मतलब यहाँ पर अलग होने से संबंधित है। यहाँ पे च्युत का अर्थ होता है निकाल देना। च्युत यानी कि पद से किसी को निकाल देना, अलग कर देना, उसे पदच्युत कहते हैं। यहाँ पे से का मतलब अलग होने से संबंधित है। तो इस तरह से पदच्युत शब्द में हमारा अपादान तत्पुरुष समास है। अब अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, शब्द तो बहुत सारे हैं। यदि एक एक करके सभी शब्दों को कराने लगूं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपको बोरिंग लगने लगेगा। इसीलिए मैं दो तीन महत्वपूर्ण शब्दों को ही आपके साथ साथ साझा कर रहा हूँ। बाकी शब्दों को मैं एमसीक्यू के जरिए सॉल्व करवाऊंगा। एक हमारा शब्द है धनहीन। अब इस धनहीन शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा धन से हीन। धन से हीन। अब देखिए, यहाँ पे समस्त पद के विग्रह में आपको बीचों बीच में से मिला है, और इससे का मतलब अलग होने से संबंधित है, जैसे धन से हीन। तो यहाँ पर भी हमारा अपादान तत्पुरुष समास है। अब हम अपने पांचवें तत्पुरुष समास के भेद की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि पांचवा हमारा तत्पुरुष समास का भेद है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। अब इस समास को भी हम विग्रह के द्वारा याद रखेंगे। तो पहले कुछ शब्दों को ले लेते हैं, फिर उसका विग्रह करते हैं। पहला हमारा शब्द है राजपुत्र। अब इस राजपुत्र शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा राजा का पुत्र।
जब भी आप किसी समस्त पद का विग्रह करेंगे यानी कि अलग अलग करके लिखेंगे और वहाँ पर आपको बीच में हमेशा का मिले और उस का अर्थ संबंध से संबंधित हो, तो वहाँ पर हमेशा आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे यहाँ पे राजा का पुत्र है, यह का जो है एक पुत्र और राजा के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा संबंध तत्पुरुष समास है। अब दूसरे शब्द को देख लेते हैं। दूसरा हमारा शब्द है राजा का आज्ञा, यानी कि राजाज्ञा। दूसरा हमारा शब्द है राजाज्ञा। अब इस राजाज्ञा का जब हम विग्रह करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा राजा का आज्ञा। अब देखिए यहाँ पे समस्त पद के विग्रह में आपको बीचों बीच में का मिला है और यह का जो है राजा और उसकी आज्ञा के संबंध को बता रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष समास है। अब इसी प्रकार से एक और शब्द को देख लेते हैं और वह शब्द हमारा है राजकुमार। अब इस राजकुमार शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा राजा का कुमार। देखिए समस्त पद के विग्रह में बीचों बीच में आपको का मिला है और यह का जो है राजा के कुमार के संबंध को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष समास है। नाम से ही स्पष्ट होता है। यहाँ पर जो विभक्ति मिलेगा आपको यानी कि विग्रह के बीचों बीच में वह संबंध को दर्शाएगा पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में। अब चलिए हम तत्पुरुष समास के छठवें यानी कि आखिरी भेद को देख लेते हैं। वह हमारा है, पहले इसे मिटा दूं। तत्पुरुष समास का छठा हमारा भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अब चलिए इसे भी हम कुछ शब्दों के जरिए जानते हैं। और अधिकरण तत्पुरुष समास के लिए हम पहला शब्द लेते हैं, वह है हमारा शोकमग्न। शोकमग्न। अब इस शोकमग्न शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तभी हमें हमें पता चल पाएगा कि यहाँ पर आखिर अधिकरण तत्पुरुष समास कैसे है। तो चलिए विग्रह करके देख लेते हैं। शोकमग्न का विग्रह हो जाता है शोक में मग्न, यानी कि शोक में डूबा हुआ, दुख में डूबा हुआ। यहाँ पर समस्त पद के विग्रह के बीचों बीच में आपको में मिल रहा है। तो जब भी समस्त पद के विग्रह में आपको बीचों बीच में मिले तो वहां पर हमेशा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब दूसरे शब्द को देख लेते हैं। दूसरा हमारा शब्द है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश। अब इस समस्त पद का जब विग्रह करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा गृह में प्रवेश। जब भी आपको समस्त पद के विग्रह में बीचों बीच में मिले तो वहां पर हमेशा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब एक और शब्द को हम देख लेते हैं। वह हमारा शब्द है पुरुष सिंह।
पुरुष सिंह, यह हमारा समस्त पद है। और इस समस्त पद का विग्रह हम देख लेते हैं क्या होता है। यह होता है पुरुषों में सिंह। पुरुषों में सिंह जो होता है उसे हम एक शब्द में पुरुष सिंह कहते हैं। और जब भी आपको समस्त पद के विग्रह के बीचों बीच में मिले तो वहां पर हमेशा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब एक शब्द और हमारा बचता है, वह है आप बीती। इस आप बीती शब्द में आखिर अधिकरण तत्पुरुष समास कैसे है उसे हम देख लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे और आप बीती का विग्रह हो जाएगा आप पर बीती। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी समस्त पद के विग्रह के बीचों बीच में पर मिले तो वहां पर हमेशा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समास के कुल 6 समास में से 2 समास को पूरे विस्तार से डिस्कस कर लिया है। और इसमें हमारा वह 2 समास कौन कौन सा है उसे आपने नोट भी किया होगा। एक बार मैं बता भी दे रहा हूँ। पहला हमारा समास था अव्ययी भाव समास, जिसको मैंने डिस्कस किया है। और दूसरा हमारा था तत्पुरुष समास। इसको भी मैंने डिस्कस किया है। और तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं इसको भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब बाकी के 4 समास जो रह जाते हैं उसे मैं अगले क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा और पूरे विस्तार से डिस्कस करूंगा। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो मिलेंगे हम अगले क्लास में, 4 समास के पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।